हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे दोनों साथी ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान बज़रिया स्काइप इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और जिसकी वजह आपको पता है कोरोना वायरस के बायस ये फ़ैसला लिया गया है और कुछ हफ्ते तक आप शायद हमें इसी तरह देखेंगे। सबसे पहले ज़िक्र करते हैं कोरोना फाइटर्स का। एक पाक फ़ौज के मेजर मोहम्मद असगर जो कल शहीद हुए, वो तुरखम बॉर्डर पर तैनात थे, स्क्रीनिंग के इंचार्ज थे। उनको कोरोना से वो इफ़ेक्ट हुए और उसके बाद उन्हें CMH पेशावर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की वजह से एडमिट किया गया, मगर कल वो जो है शहीद हो गए। इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि 3 डॉक्टर्स भी शहीद हो चुके हैं इस कोरोना के साथ जो हमारी जंग है, और तकरीबन 700 से तजावुज़ कर गई है तादाद तिब्बी अमले की पूरे पाकिस्तान में जो कोरोना से मुतासर हो चुका है। ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। इसके अलावा एक ख़बर कराची से भी आई है। डॉक्टर नुसरत शाह जो कि साहबजादी हैं साबिक CM सिंध कायम अली शाह की, उनको भी आज कोरोना उनका पॉजिटिव निकल आया है। वो भी डॉक्टर हैं, लीडिंग डॉक्टर हैं कराची की, तो उनकी सेहतयाबी के लिए हमारी दुआ है। कोरोना की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अब तक पाकिस्तान में 31,728 लोगों में तशख़ीस हो चुकी है और आज भी तकरीबन 1598 मरीज़ जो हैं गुज़िस्ता 24 घंटे में आए हैं। 691 अमवात हो चुकी हैं अब तक। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि लॉकडाउन भी खुला है और ख़ासी रश रहा आज कराची जहां हम लोग हैं वहां मार्केट्स में, और बहुत सी ऐसी शिकायत मौसूल हुई कि लोगों ने ना मास्क पहने ना ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। तो ज़रार और वसत, आपने भी यही कुछ देखा आज? देखिए मुबश्शिर, अब मेरा ख्याल है कि देखिए अब हमें ये जो लॉकडाउन वाली डिबेट है ना यार, ये अब हम छोड़ ही दें कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी फैक्टो लॉकडाउन नाम की अब कोई चीज़ रही नहीं है। आपने भी वही विजुअल्स देखे हैं, शायद आप निकले भी हों, शायद आपने खुद अब से भी देखा हो। मैंने तो ज़्यादा जी अच्छा नहीं सॉरी, मैं कहता कि आपने खुद भी देखा होगा कि जिस तरह बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कोई टेंशन लेने की अब हमें मजीद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो होगा सो होगा। मास्क पहने, जितनी आप अपनी ज़ाती एहतियात कर सकते हैं कर लें। हो सकता है कि वो भी नाकाफ़ी हो, लेकिन और बंदा क्या कर सकता है। घर से निकलते हुए सबको यही मैं सजेस्ट करूंगा कि जरूरी मास्क पहने। अब तो आप देख रहे हैं कि सिग्नल पर जो बच्चे और जो लोग चीजें बेच रहे होते हैं वो भी साथ मास्क बेच रहे होते हैं। उनसे ही कोई 10-12 मास्क उठा लो, उनकी भी कोई कमाई हो जाएगी, आपकी भी हिफाजत हो जाएगी। जहां तक ये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन वगैरह की बात है, ये तकरीबन खत्म है। इट इज नाउ बिजनेस एज यूजुअल। हो सकता है कि और अच्छा, इसके अगर असरात होंगे तो वो हमें कोई 10 दिन 2 हफ्तों बाद नजर आएंगे। उसके बाद शायद ये फैसला लिया जाए कि दोबारा बंद हो जाए। लेकिन मैं इसके साथ आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि तकरीबन कमोपेश पूरी दुनिया में भी अब ऐसे ही हो रहा है। मैं भी तुर्की का देख रहा था, तो उन्होंने भी काफी रिस्ट्रिक्शंस ईज की हैं, हेयर ड्रेसर्स, सलोन्स वगैरह। अच्छा, रूस में भी यही सूरत हाल है। अभी यकीनन आप पाकिस्तान के विजुअल्स चला रहे होंगे, जो दुकानों के बाहर लोगों की जो भीड़ है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक पोलैंड का भी वीडियो देख रहा था और वो भी वहां पर भी यही हिसाब चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पूरी तकरीबन दुनिया के काफी ममालिक में अब यही डिसीजन ली गई है कि जी अब हम मजीद तो हम लॉकडाउन नहीं रख सकते। तो अब प्रीटी मच अल्लाह मालिक है, पॉलिसी पर हम हैं। लेकिन मैं दोबारा आपको कहना चाह रहा हूं कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप माने या ना माने, पूरी दुनिया हमारी नक्शे कदम पर चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था मुराद सईद साहब को, अब मुझे नहीं पता क्योंकि क्लिप अवेलेबल है हमारे पास अभी उनकी। जी, तो आप खुद ही सुन लें मुराद सईद साहब ने आज कौमी असेंबली में क्या इंकशाफ किया है। देखिए कि स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट जब इमरान खान ने दिया, तो अभी न्यूयॉर्क की तरफ से न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। जी अच्छा, इसके साथ शायद उन्होंने ये भी बात की है कि यूके में भी वो पाकिस्तान से बड़े इंस्पायर हुए हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात थोड़ी सी फैक्ट चेक कर लें कि जहां तक मैंने देखा है तो उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। दूसरी बात कि यूके और यूएस ने शायद तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर हम फहरिस्त में देखें तो वर्स्ट हैंडलिंग यूके और यूएस की ही है। तो मे बी नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल।
अब जाहिर है यही होता है कि जब आप अपनी सारी यार आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे जरा, मैं सीरियस बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे, नहीं आप हो रहे, सीरियस होना आप मुराद सईद को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, वरना हाथ के हाथ फिर उनकी वो जो वीडियो है वो भी चलवा दीजिए जो उन्होंने कहा। बात कंप्लीट करने देते, अब मैं क्या कहूँ यार, मैं ये कहने वाला था कि वही मतलब जाहिर है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड एज रिसीव्ड वाला सीन चल रहा है। चले मैं आपका थोड़ा दिल बहला देता हूँ वसत और मुबशिर, थोड़ी सी यार ये देखेंगे तो यूएस में क्या हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मैं तस्वीरें देख रहा था, टेक्सास में एक सबवे में ये आज़ादी पसंद अमेरिकन भाई जो हैं हमारे, वो घुस गए और जरा चेक करें इन्हें, इनका स्टाइल है। एक बंदे ने तो बाकायदा बजूका चढ़ाई हुई है अपनी कंधे पर, बाकी असले के साथ ला रहे हैं। अब आप सोचें यार, इनका सैंडविच मुफ्त तो बनेगा ना। Anyway, बाद में फिर पता लगा कि शायद ये असला जो है इनके पास ये जाली है, लेकिन पॉइंट है कि मैसेज तो थ्रू हो गया है और ऐसा ही चलेगा जी। मुबशिर जी, वसत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लगे हाथों वो फिर वीडियो भी चलवा देते मुराद सईद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि खान के आते ही अगले दिन जो है हम मुंह पे मारेंगे जितने भी पाकिस्तान के कर्जे हैं। तो जब इतनी सीरियस सिचुएशन में इस तरह के लोग इस तरह के बयानात दें, तो उसके बाद हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए और घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की मौजूदगी में घबराना बनता ही नहीं है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं अपनी ही बरादरी की तरफ, जिसके बारे में आज एक रिपोर्ट आई है फ्रीडम नेटवर्क राइट्स ग्रुप की जानिब से कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ी और मीडिया कारकुन कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं उनकी तादाद 54 तक पहुंच गई है और इनमें से आधे से ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे मीडियाई इदारों ने गाइडलाइंस जारी की हैं दफातर के अंदर भी और बाहर काम करने के लिए, मगर जो रिपोर्टर पुरहजूम मकामात और अस्पतालों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके लिए इन गाइडलाइन पे अमल दरामद इसलिए खासा मुश्किल है कि सख्त मुकाबला और जो रेटिंग की फ़ज़ा है उसमें खुद मीडिया हाउसेस भी इन गाइडलाइंस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर ने अपने ज़्यादातर कारकुनों का अब तक मायना नहीं करवाया है और जो रीजनल ब्यूरोज़ हैं उनमें हालत मज़ीद ख़राब है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है तंजीम, उसने सिफारिश की है कि जहाँ तक मुमकिन हो लाइव रिपोर्टिंग को महदूद किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर बुलेटिन में और हर शो में लाइव रिपोर्टिंग हो, इससे भी खासा फ़र्क पड़ सकता है सहाफ़ियों की सलामती पे। सही। अच्छा वसत, क्योंकि अब ज़रार ने मुराद सईद का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो आज पार्लिमान का ख़ुसूसी इजलास हुआ कौमी असम्बली का और ये कहा गया कि जनाब कोरोना के बारे में डिस्कशन होगी। जो हमारे वज़ीर आज़म जो कि वज़ीर सेहत भी हैं वो भी नहीं आए, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वो भी नहीं आए एन वक्त पे, जो ज़ाहिर है जिन्होंने शोर मचाया हुआ था गुज़िश्ता कोई 4 हफ़्ते से शहबाज शरीफ साहब ने कि जी बुलाएं सेशन और पार्लिमान के ओवरसीइंग के बगैर इस चैलेंज से नहीं निपटा जाएगा, आज वो भी गायब थे। बिलावल ने तकरीर की, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर की, उन्होंने कहा सिंध कार्ड नहीं खेलेंगे। बिलावल ने कहा कि वफाक को साथ देना चाहिए सिंध का। तो मुझे लगता है कि कोरोना के चैलेंज से ज़्यादा ये जो है एक दूसरे को जो चैलेंज करने का चक्कर चल रहा है हमारे पार्लियामान में, तो क्या ज़रूरत थी ये ना बुलाते इसको। इसे जो फवाद चौधरी भाई ने कहा कि जनाब मैं तो वीडियो लिंक पे आ जाऊंगा क्योंकि असेंबली के कुछ अमले के अंदर टेस्ट निकल आए हैं तो मैं तो नहीं जाऊंगा, तो वो ज़्यादा सियाने निकले। बिल्कुल। अच्छा मुबशिर, ये जो आपने बात की ना यार, क्या फ़ायदा क्या था इन सारी चीज़ों का? फ़ायदा ये है कि ये जो जंग है ना, एक आपस वाली जंग, ये आसान है यार। मतलब कोरोना से कौन लड़े, मतलब उसके लिए फिर आपको मतलब काफी बातें करनी पड़ेंगी, सवाल भी होंगे। इसमें बड़ा आसान है, एक बंदा किसी को गाली दे, दूसरा वो उसको जवाब में दे। और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी पहली 3-4 हेडलाइनें मुफ्त में बन जाती हैं इसी तरह। और उनका टीएडीए और उनका टीएडीए बन जाता है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल अ विन विन सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको थोड़ा पॉजिटिव नोट पे देखना चाहिए। दूसरी बात जो अभी वसत कर रहे थे उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ। मीडिया प्लस एसओपीज प्लस गाइडलाइंस। अब यार अब थोड़ी सी अगर हम खुल के बात करें तो हम प्रपोजल खूबसूरत पेश कर सकते हैं ना, यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, वसत भी बैठे हुए हैं कि सर आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। किस हद तक
हम उन चीजों पर अमल कर रहे हैं, किस हद तक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस उन चीजों पर अमल कर रही हैं। और दूसरी बात कि मेरा ख्याल है कि, और इंक्रीजिंगली ये मेरे जहन में ख्याल आता है कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तनख्वाहें मिल रही हैं अभी तक, मतलब बहुत, और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया चैनल्स में काफी पहले से ही मसला चल रहा था, अब तो मजीद मसला हो गया है। तो जब हम बात करते हैं ना यार कि नहीं एक और महीना बर्दाश्त कर ले लॉकडाउन, अगर 3 महीने के लिए हमारी तनख्वाह बंद हो जाएगी तो सबसे पहले हम ही चीख रहे होंगे कि यार ये लॉकडाउन खत्म करो, ये लॉकडाउन खत्म करो। एनीवे ऐसी एक नहीं, लेकिन पार्लियामान को क्योंकि ये जो इजलास बुलाया था उसका मकसद ये था कि हम कोई डायरेक्शन ऐसी सेट करें। बिलावल भुट्टो ने तकरीर में कहा कि हम अभी भी वज़ीर आज़म को ताउन देने के लिए तैयार हैं और वफाक को लीड करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे तो नहीं कहीं बैठती नज़र आ रही। बस अल्लाह खैर सल्ला आज हो गया, मुराद सईद खड़े हुए, अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। मुराद सईद ने कहा कि जी इस इजलास पे लाखों करोड़ रुपए लगते हैं और अपोजिशन का रवैया देखें। मैं कहता हूं कि कम से कम वो ये ज़रूर कह देते कि अपने वज़ीर आज़म का भी रवैया देखें कि वो पार्लियामान में आए नहीं, वो वज़ीर सेहत हैं, और उनको आकर के कम से कम एक पॉलिसी बयान दे देना चाहिए था कि जनाब ये सूरत हाल है और हम ये कर रहे हैं, ताकि एक टोन सेट हो जाती। मगर टोन क्या सेट हुई है कि सिंध कार्ड खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, वो कह रहे हैं जी विफाक कार्ड खेल रहे हैं, वो तो हम वहाँ मेरे ख्याल में कार्ड्स ही खेल रहे हैं। अच्छा, और कार्ड्स भी ना, और जो पूरे जो 52 पत्ते होते हैं ना, वो सब जोकर हैं। बिल्कुल इस कार्ड के साथ हम खेल रहे हैं। लेकिन देखें, अगेन आप क्या बात कर रहे हैं कि कोई पॉलिसी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट्स तो जैसे आपने अभी सुना नहीं, वो तो न्यूयॉर्क के गवर्नर भी हमारी पॉलिसी को मान रहे हैं। तो मतलब नेशनल असेंबली तो छोटी चीज है यार। सही बात। जब न्यूयॉर्क का गवर्नर आपकी पॉलिसी पर चल रहा है तो नेशनल असेंबली तो वैसे ही आपके पीछे चलनी चाहिए। क्यों वसत? हमारे वजीर आजम ना सिर्फ पाकिस्तान को गाइड कर रहे हैं बल्कि ग्लोबल गाइड हैं। आज की कार्रवाई से तो कम से कम मुझे यही मालूम हुआ है। और वही बात है कि अगर यही गुफ्तगू करनी थी तो यार ये तो घर बैठे भी आप कर देते, तो इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। हम रोज़ आपकी गुफ्तगू इसी तरह की सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत सब कुछ कर रही है, दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। तो इसके लिए अगर इतना रिस्क लिया गया था कि बाकायदा अरकान असम्बली की स्क्रीनिंग भी हुई और इंतज़ाम भी हुआ, और ये भी कहा गया कि जमहूरियत का ये असेंशियल पार्ट है कि जी पार्लियामेंट को कोरोना में भी बुलाया जाए, तो जब बुलाया है तो फिर दोनों को कोरोना पे ही बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि एक दूसरे पे वही पुराना प्री कोरोना जो कीचड़ है वो साथ लाने की ज़रूरत नहीं थी। जी, तो हमें पार्लियामान को यही मैसेज देना है, ना कोरोना। तो इस बात के साथ यार, ये जितने आपने पैसे आज खर्चे हैं तो कोई 1000-1500 पीपीई खरीद लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल यही होता है। चल ये जो सारी बातें थी, ये आप ट्वीट भी कर सकते हो यार, ये आप फेसबुक लाइव पर भी कर सकते हो। पूरे ऐवान को बुलाओ, सारी जैसे आपने अभी बयान किया है, इतना खर्चा करो और फिर वही पुरानी बातें सुनाओ, क्या फायदा है इसका? बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी बात पर एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और क्योंकि पार्लियामान में कोई काम की बात नहीं हुई और क्योंकि वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी जो हैं वो पार्लियामान के इजलास में नहीं गए कोरोना के वजह से, उन्होंने कहा कि अमले में आया है टेस्ट आए हैं अमले के पॉजिटिव, तो वो नहीं जाएंगे और वो वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे। तो हमने सोचा कि उन्हीं से बात कर लें, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म की काबीना में कोई शख्स काम कर रहा है कोरोना के हवाले से तो फ़िलहाल तो फवाद चौधरी नज़र आते हैं। तो हमने उनको पकड़ लिया और उनसे पूछा कि फवाद साहब ज़रा ये बताइए कि जब से कोविड पाकिस्तान में आया है, आपके बयानात भी हमने देखे हैं, तो आपने क्या किया है, किस तरह की कोलैबोरेशंस की हैं पीपीईज़ के हवाले से, टेस्टिंग किट्स के हवाले से, मास्क के हवाले से, सैनिटाइजर्स के हवाले से, तो सुनिए। ये देखिए, 26 फरवरी को पहले 2 केस पाकिस्तान में कोरोना के डिटेक्ट हुए। उस दिन फ्रैंकली हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे, थोड़ा बहुत जो डिसइंफेक्टेंट्स थे वो हम बना रहे थे, वो भी 5 तारीख को हमारे यहाँ हैंड सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए।
तो इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है एथेनॉल का, जो कि डिसइंफेक्टेंट्स का मेन रॉ मटेरियल है। तो हमने पहले PCSIR में ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन का इदारा है डेस्टो, वो उन्होंने अपना शुरू किया, POF ने अपना शुरू किया। उसके बाद प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इसमें आए और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 मंथ हम जो है वो सेल्फ रिलायंट हो गए। और अब पिछले वीक इसके जो कैबिनेट है उसने एक्सपोर्ट की भी इजाज़त जो है वो दी है। यानी हम इतना अब अपना सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स बना रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, बट कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो PPEs हैं, यानी प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, ये सिर्फ चाइना बना रहा था, पूरी दुनिया उससे ले रही थी। आपने देखा होगा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही डॉक्टर्स परेशान नहीं हुए, क्वींस में, अमेरिका में मुजाहरे हुए, इस तरह से जो है वो पेरिस में मुजाहरे हुए। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएशन जो है वो इसी तरह थी। लिहाजा जब हमने इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, एप्टमा को हमने साथ शामिल किया और हमने ये प्रोटेक्टिव गियर्स बनाने शुरू किए, तो वो भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी है और हमारी रेडीमेड गारमेंट एजेंसी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, तो वो भी हमने बड़ी जल्दी खुद कफालत जो है वो उसमें हासिल कर ली। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था वो ये था कि वेंटिलेटर्स के ऊपर काफ़ी बात थी कि वो शॉर्ट है और हमारे पास जो है वो मुझे कुछ जो नौजवान इंजीनियर्स थे उनके मैसेजेस आए कि हम बना सकते हैं। तो ज़ाहिर है मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लिहाजा मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी कि आप पाकिस्तान में ये जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको रेगुलेट करें। वो हमें 58 जो डिज़ाइंस हैं PEC को मौसूल हुए, उनमें से 13 डिज़ाइन जो हैं वो फाइनल उन्होंने किए और फिर उसके साथ जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ महकूम में जो इंजीनियर्स थे उनको साथ लगा के उसमें इम्प्रूवमेंट्स की गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो 7 डिज़ाइन है वो बिल्कुल अपने लाइसेंसिंग के आखिरी मरहले में है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 20-25 दिनों तक पाकिस्तान अपलेटर्स की भी कमर्शलाइजेशन में आ जाएगा। कमर्शियल लाइसेंस जो हमारे PP गियर्स हैं वो सारे हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब सवाए N95 मास्क के जो अभी तक कमर्शियल नहीं हुआ, उसके अलावा तमाम चीज़ें जो हैं वो अब हम खुद बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम खुद बना रहे हैं। PCSIR जो है वो उसको खुद बना रहा है। सो बहुत सारे ऐसी सारी जो ऑलमोस्ट कोविड की चीज़ें हैं वो अब हम खुद यहाँ पाकिस्तान में बना रहे हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन की हों या फिर वो सेकेंड लाइन की हों। सो इंशाल्लाह ताला ये जिस तरीके से ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है पाकिस्तान को ये बहुत जल्दी जो अगले 4-5-6 महीने हैं उनमें इसका एक तजारती फायदा भी बहुत बड़ा होगा। अच्छा फवाद साहब, आपने वेंटिलेटर्स का तो जिक्र किया और आपने डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह का भी जिक्र किया और यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। पहले दिन से एक मसला रहा है टेस्टिंग किट्स की अवेलेबिलिटी का, और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि उस वक्त PPE भी कहीं नहीं थी, टेस्टिंग किट्स भी ज़ाहिर है कहीं नहीं थी। तो इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? कोई लोकली काम हो रहा है टेस्टिंग किट्स पर पाकिस्तान में? टेस्टिंग किट्स में ये हुआ कि नस्ट यूनिवर्सिटी में 2 हमारे साइंटिस्ट हैं, अली हैं, वो तो वुहान से कोरोना में PhD करके आए 2019 में, और अनिला जो है वो हार्वर्ड से PhD हैं। इन दोनों ने मिलके ये टेस्टिंग किट जो है वो तैयार की और उसकी जो अपनी एक्सपेरिमेंटेशन की वो बड़ी कामयाब थी और नस्ट यूनिवर्सिटी उसके ऊपर बड़ी जो है वो एक्साइटेड थी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमें डिले जो है वो ये हो गया कि चाइना में रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए और वो जो केमिकल्स जो टेस्टिंग किट्स के लिए चाहिए थे उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लग गया। लिहाजा हमें जो केमिकल्स मंगवाने में देरी हो गई, लेकिन अब ये आज दूसरा दिन है कि जो टेस्टिंग किट्स हमारी हैं अपनी जो इंडिजिनस हैं उनके जो फाइनल ट्रायल्स हैं वो NIH में जारी हैं और अगले 3 दिनों में मुझे बताया गया है कि 3 से 4 दिनों में ये टेस्ट फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद वो भी इंशाल्लाह हम कमर्शलाइजेशन में आ जाएंगे। अच्छा फवाद साहब, पूरी दुनिया में जाहिर है कि इस वक्त सेहत का जो निज़ाम है उस पर बेपनाह दबाव पड़ा हुआ है और जाहिर है कि पाकिस्तान भी इससे मुबर्रा नहीं है। मुस्तक़बिल में जब ये वबा ख़त्म हो जाएगी तो क्या सबक सीखे जाएंगे? सेहत के निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है हकीकी तौर पे, सिर्फ ज़बानी नहीं?
देखिए, दुनिया भर में जो फोकस है गवर्नमेंट्स का वो हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर जो है वो आया है और आएगा, मज़ीद इसके ऊपर आएगा। और पाकिस्तान में भी हेल्थ सिस्टम जो है ज़ाहिर है कि उसको एक रिवैम्प करने की हमें ज़रूरत पहले थी और अब इसके नतीजे में इसके ऊपर तवज्जो जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ एक और एरिया जो पाकिस्तान में अब डेवलप होगा वो जो पीपीईज़ की किट्स हैं और जो मेडिकल डिवाइसेज़ का एरिया है। ये एरिया पाकिस्तान में बहुत इसमें जान है और इससे पहले भी हमारी कोशिश थी कि हम बड़ी कंपनीज़ को देखिए इस वक़्त जो ट्रेड वॉर है चाइना और अमेरिका की आपस में वो डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। पाकिस्तान प्रोवाइड्स अ ग्रेट पिचिंग ग्राउंड टू अमेरिका कि वो आए यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें और वो यहाँ से एक्सपोर्ट करें चीज़ें और चाइना को भी इसी तरह से हम ये बफर क्रिएट देते हैं कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। और मिडल ईस्ट और दुनिया की ज़्यादा तकरीबन 65% आबादी इस्लामाबाद से 3 घंटे की फ़्लाइट पे है। सो हमारा जो जोग्राफिक लोकेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत साजगार है और ये दो एरियाज पाकिस्तान को बहुत जो है अभी मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़ा फायदा। फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे सिस्टम्स कमज़ोर हैं, सिर्फ जब तक या तो फौज और या फिर प्राइम मिनिस्टर जब तक चैंपियन ना करें कोई कॉज वो मुकम्मल होता नहीं है। हमने अपने तौर के ऊपर अचीव किया और ये चीज़ें आगे गई, लेकिन फ्रैंकली ये अगर आप इसको एक और दुनिया में ये तरक्की इजराइल को आप मिसाल लें, वो दुनिया में 5.6% ऑफ जीडीपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च करता है। वो अकेला टाइनी छोटा सा मुल्क है, अपने पूरी रीजन के ऊपर जो है उसको कोई उसके खिलाफ है, उसको उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनका एक और जो पॉलिटिकल डायमेंशन के अलावा ये भी डायमेंशन है कि वो अपनी रिसर्च एंड R&D को बहुत सीरियस लेते हैं। सो पाकिस्तान में भी अगर तो हमने तरक्की करनी है तो जाहिर है कि हमें इल्म, अकल, दलील, साइंस, टेक्नोलॉजी पे अपनी बुनियाद रखनी है। और ये जब तक फौज और प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें भरपूर तरीके से इन्वॉल्व होगा तो और अभी भी वो इन्वॉल्व हैं तो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वरना नहीं हो सकता। जी, फवाद चौधरी से हमारी बातचीत जारी रहेगी मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से और जो कोरोना के बारे में उन्होंने इक़दामात उनकी मिनिस्ट्री ने उठाए हैं उस हवाले से। फवाद साहब ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ हमने देखा है एक तो हेल्थ का बजट नॉन एग्जिस्टेंट ही होता है, दूसरा ये है कि जो रिसर्च होती है उसका और इंडस्ट्री का और हुकूमत का ताल्लुक़ नहीं होता। अब क्या वो भी बदलेगा? देखिए, हमने तो अभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम अपना जो R&D जो फंड क्रिएट करें, हम उसको इंडस्ट्री लीड करें। 1% ऑफ द प्रॉफिट इंडस्ट्री जो है वो अपना एनुअल अपने R&D फंड में दे, उससे जो बोर्ड जो बने उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है उसको लीड करना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज में जो हमारी मसलन मैं आपको बताऊं एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं, फैसलाबाद है, एरिड है, टंडो जाम है, ब्रिलियंट काम उन्होंने किया है। लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को पता ही नहीं कि उनका क्या काम है। हमारे यहाँ जो R&D में कई प्रॉब्लम्स हैं फ्रैंकली, और उनमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि R&D करने वालों को इंडस्ट्री का नहीं पता, इंडस्ट्री को R&D करने वालों का नहीं पता। अब हम आके इनको जोड़ रहे हैं और मेरी नज़र में अगर दो बड़ी और बातें फ्रैंकली 80s में हमने जो बड़ी गलतियां की उनमें दो बड़ी गलतियां ये थी कि एक तो हमने मदरसे तो बनाए लेकिन हमने ये नहीं कहा वेस्ट को कि आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड के यहाँ पे कैंपसेस बनाए। आप अंदाजा लगाइए हमारी HR क्या होती अगर हम उस वक्त ये कैंपसेस बनाते 80s में। दूसरी बड़ी गलती हमने ये की कि जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और चीन ने अपना सिविल और मिलिट्री R&D को साइड बाय साइड चलाया, हमने बिल्कुल आइसोलेशन में चलाया। सो हमारे मिलिट्री को नहीं पता होता सिविल साइड पे क्या हो रहा है, सिविल साइड को नहीं पता होता मिलिट्री साइड पे क्या हो रहा है। और बहुत सारी अमेरिका में अब भी जो 51% ऑफ उनका R&D बजट है वो डिफेंस पे जाता है। लेकिन ये अब हम ये दोनों जो है वो ला रहे हैं, एक तो इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन और एक सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन, इससे बहुत फायदा होगा आने वाले। फवाद भाई, कसम से आपने दिल की बात की है कि R&D वालों को ये नहीं पता होता कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री वालों को ये नहीं पता होता कि R&D में क्या हो रहा है। और यकीनन दिस इज द सीक्रेट ऑफ वन सक्सेस कि जब ये दोनों लिंक हो जाएं, एक दूसरे का पता लगे। तो ये अभी तो मैं मानता हूं कि अभी तो ये एक प्रपोजल स्टेज पर है, लेकिन यकीनन आपकी कोई इंडस्ट्री लीडर से भी बात हुई होगी
इसके बारे में इन द लास्ट ईयर और सो, तो वहां से क्या रिस्पॉन्स आया है प्राइवेट इंडस्ट्री से? नहीं, इंडस्ट्री ने इसमें बड़ा जो है वो हुए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप वेंटिलेटर देखें तो हमारी जो पापाम है, जो हमारा एक यूनियन है जो कि ये कार मैन्युफैक्चरर्स की, उन्होंने बहुत उसमें इंटरेस्ट जाहिर किया और उन्होंने वेंटिलेटर बनाने के लिए उन्होंने बड़ा जो है वो एक्टिवली इसमें एंगेज हुए हैं। इसी तरीके से हमारा जो एप्टमा है और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसने बहुत इसमें आई वुड से कि बड़ी जल्दी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की और वो पीपीज जो है वो अब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पूरा फैसलाबाद अब पीपीज बना रहा है, पूरा सियालकोट जो है पीपीज बना रहा है, कराची में बहुत बड़ी इंडस्ट्री, तो ये बड़ी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट, लोग बड़ा, सिर्फ हुकूमत का काम ये है कि लोगों को रास्ता दिखा सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस में ना उलझाए और ब्यूरोक्रेसी से कि रेड टेपिज्म से उनको बचाए। ये 2-3 काम गवर्नमेंट कर ले, बाकी काम तो लोगों ने खुद ही करने होते हैं। जाहिर है कि ये काम कर लें तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। इस राह में चैलेंजेस क्या हैं वैसे मोटे मोटे? इसमें अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मेरी मिनिस्ट्री का चैलेंज है, वो ये है कि हमारे यहाँ सर्टिफिकेशंस का जो शोबा है वो बड़ा कमज़ोर है। हमारे स्टैंडर्ड्स जो थे वो माजी में रवायती तौर पे बड़े कमज़ोर रहे हैं और अब हम पाकिस्तान को एक स्टैंडर्ड्स की तरफ लाना चाहते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने कैबिनेट में 61 नए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं और जो हमारे यहाँ चीज़ें हैं उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हमने इंट्रोड्यूस कराया है। अब पीपीईज में हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमें कितनी जल्दी हम यूरोपियन यूनियन की जो सर्टिफिकेशंस हैं और एफडीए की सर्टिफिकेशंस हैं, वो हम कितनी जल्दी अपने एक्सपोर्टर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं वो लेने में। उसके ऊपर हमें ज़ाहिर है कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ काम करना है और फिर हमें उसमें जो पाकिस्तान, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, उनकी हमें कोलैबोरेशन चाहिए और अमरीकी सफारत खाने की हमें जो है वो इसमें मदद चाहिए। अब ये हमारा बड़ा चैलेंज है कि सर्टिफिकेशंस हम जितनी जल्दी करा सकें एंड हाउ कैन वी डू दैट। वो एक, अगर आप अगले 15 दिनों की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है और अगर आप उससे आगे जाएंगे तो फिर उसके ऊपर जो हमारा जो बुनियादी तौर के ऊपर जो मैं ये समझता हूँ कि हम जो सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन है उसके नतीजे में हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक चेंज जो है वो आएगी और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे कि बहुत मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो हम लेके इंशाल्लाह आना चाहते हैं। और आप देखेंगे हमने 3 साल के मंसूबे बनाए हैं, हमने 7 साल के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। 10 साल से ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई ना कोई एलान मस्क या बिल गेट्स या ज़करबर्ग आ जाता है और पूरी दुनिया तब्दील कर देता है। लिहाजा आपको प्लानिंग इस वक्त जो दुनिया को होती है या करनी चाहिए, आप हुकूमतों को भी मैक्सिमम 7 साल की प्लानिंग करनी चाहिए, इससे लंबी प्लानिंगें नहीं होती। जी, ये थे फवाद चौधरी और हम दुआगो हैं कि जो वो कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाबी नसीब करे, क्योंकि ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क के ऊपर पड़ेगा। एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद वापस आते हैं। ये वो किरदार हैं जिनके साथ मेरी नस्ल का बचपन गुजरा, कईयों का लड़कपन गुजरा, कईयों की जवानी गुजरी। 70s के अशरे में इंतज़ार फरमाइए का सभी को इंतज़ार रहता था, गलियां सुनसान हो जाती थी। एक एक जुमला जेदी का वो मुहावरा बन जाता था और बच्चे पूरा स्क्रिप्ट तकरीबन पूरे जुमले गलियों में दौड़ते फिरते थे और दोहराते फिरते थे। अतहर शाह खान, जेदी का किरदार वैसे आया कहाँ से? अतहर शाह खान ने एक दफ़ा बताया कि उनके जो पसंदीदा अदाकार थे उनमें नॉर्मन विजडम और जेरी लुइस भी शामिल हैं। दोनों ज़ाहिर है कि आलमी शोहरत याफ्ता पाए गए अदाकार थे और लिखते भी थे। और जेदी का जो किरदार है एक बज़ाहिर हवन्नक किरदार है और जिसने एक रेन कोट पहना हुआ है, उसका अपना एक ज़ाब्ता हयात है, फ़लसफ़ा ज़िंदगी है, महदूद अंग्रेज़ी है, उससे वो मिज़ाह पैदा करता है। तो इसमें आपको दोनों किरदारों की झलक नज़र आती है। लेकिन जेदी का किरदार क्रिएट कैसे हुआ था, इसके बारे में कई रिवायत हैं। इनके जो अतहर शाह खान के एक देरीना साथी हैं इकबाल लतीफ़ साहब, उनका ये कहना है कि जब ये लाहौर में थे अतहर शाह खान साहब, ज़ाहिर है कि ये उस वक्त फ़िल्मों के स्क्रिप्ट भी लिख रहे थे। मसलन उन्होंने फ़िल्म, एक बहुत मशहूर फिल्म थी 70s की बाजी, उसका स्क्रिप्ट लिखा।
फिर मंजी किथे डावा, बहुत ही शाहकार किस्म की पंजाबी फिल्म थी मुनव्वर ज़रीफ की, उसका स्क्रिप्ट लिखा। गूंज उठी शहनाई का स्क्रिप्ट लिखा, आसपास की हिदायतकारी भी की। तो उसी ज़माने में ये टेलीविज़न के लिए भी लिख रहे थे। उन्होंने लाहौर सेंटर से मिस्टर यस, नो एंड व्हाट के नाम से एक सीरीज़ तहरीर की। उसमें कवी खान जो है वो मरकज़ी किरदार थी इस सीरीज़ का। तो एक दिन कवी खान और ये वेस्पा पे जा रहे थे, रास्ते में कवी खान का वेस्पा ख़राब हो गया, लोग जमा हो गए और उन्होंने, वो फ़ैन थे ज़ाहिर है, कवी खान को पहचान गए। अब ये जो मुसन्निफ थे अतहर शाह खान, ये बिल्कुल कोने में खड़े हो गए। कवी खान ने कहा भाई, अरे भाई ये इस सीरीज़ के मुसन्निफ हैं, लेकिन किसी ने इन्हें घास नहीं डाली। तब इन्होंने फैसला किया कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगा कि उसमें मैं भी कोई लाफानी किरदार अदा करूं। दूसरी रिवायत ये है कि जब इन्होंने इंतज़ार फरमाइए का स्क्रिप्ट लिख लिया और कराची सेंटर से वो नश्र होने लगा, तो मेन जो कैरेक्टर था जेदी का, उसके लिए मुख्तलिफ लोगों में ढूंढिया पड़ी कि कौन अदा करेगा। तो फिर जो प्रोड्यूसर था उन्होंने कहा कि आप चूँकि मुसन्निफ हैं, आप इसकी निटी-ग्रिटीज़ जानते हैं, आपसे बेहतर कोई अदा नहीं कर सकता। यूं जेदी का किरदार वजूद में आया जो नस्ल दर नस्ल आज भी हमारे साथ है। अतहर शाह खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में रेडियो और टेलीविज़न के लिए लगभग 700 ड्रामे और खाके तहरीर किए। यूँ कहना चाहिए कि सन 70 की दिहाई और 80 की दिहाई जहाँ तक रेडियो और टीवी का ताल्लुक़ है, अतहर शाह खान का नाम आप उससे हरगिज़ जुदा नहीं कर सकते। इस मौके पे मुझे उनकी एक और टीवी की सीरीज़ याद आ रही है जिसमें कासिम जलाली साहब ने मेन रोल अदा किया था, बाअदब बा मुलाजा होशियार। इंतहाई जबर का ज़माना था, लेकिन एक ऐसा बादशाह जो कि इंतहाई बेवकूफ़ी के इक़दामात करता है, मगर रियाया इतनी मजबूर थी कि, और दरबार इतना मजबूर था कि वाह वाह के डोंगरे बरसाता था। उस बाअदब बा मुलाजा होशियार, ये नासिर अतहर शाह खान ने ये सीरीज़ लिखी, बल्कि उसमें शहजादे के अतालीक का किरदार भी अदा किया। वक्त नहीं है वरना उसकी भी मैं झलक आपको सुनवाता। इसके अलावा जो 70s के नाजिर हैं टीवी के, उन्हें बर्गर फैमिली याद होगा, रफ्ता रफ्ता याद होगा, जेदी इन ट्रबल याद होगा, लाखों में 3 याद होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे याद आ रही हैं। मुबश्शिर, आपको भी तो कुछ याद आ रहा होगा? इस तरह ये रूह अफ़ज़ा में उंगली डाल के चखते थे, और मतलब मेरा नहीं ख्याल कि 70s में, उसके बाद ज़ाहिर है उस वक्त लहरी साहब भी थे और भी बहुत थे, लेकिन इन्होंने उस सारे अरसे में अपनी जो अलग पहचान बनाई, वो मेरे ख्याल में वो कोई भी नहीं भुला सकता। मेरे पसंदीदा फ़नकार थे उन दिनों। जैसे आपने कहा, मैं बच्चा था 70s में और 80s में इनको ही देखा, और मेरे ख्याल में अच्छा, जी जी हाँ, अलविया ये है कि इनका जो जेदी का किरदार है ना, हालांकि इन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन जेदी का किरदार एक ऐसा बरगद है जिसके नीचे बाकी इनकी शायरी भी आ गई, इनकी शॉर्ट स्टोरीज भी आ गई, इनकी बाकी जिंदगी भी आ गई। लार्जर देन लाइफ किरदार के नीचे खुद अतहर शाह खान आ गए, और ऐसे वक्त हमसे जुदा हुए हैं जबकि वो तकरीबन गोशा नशीन हो चुके थे। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त की कैद है। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और हाँ, ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।